आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए। वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। अब मोदी जुल्म की सारी हदें जो हैं वो पार करके अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। तुर्की गए हैं, आम का तोहफा ले गए, तो वहाँ पे भी वो वजीर आजम आपका 2 दिन पहले वो जो इन्होंने कर्जा वाली स्कीम में बांटे हैं कि जी हम दुनिया में जहाँ जाते हैं लोग हमें मंगता समझते हैं, ठीक है, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टेक्नो। भारत में रहकर भारत का खाकर हमारे प्यारे भारत देश को तोड़ने की साजिश देश के चंद गद्दार हमेशा करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सबसे करीबी अजित डोभाल सर ने भारत के दुश्मनों को क्या सबक सिखाया। भारत की सुरक्षा एजेंसी रॉ अपने देश के अंदर पल रहे जयचंदों को ढूंढकर उनका सबसे दर्दनाक अंत करती नजर आ रही है, ऐसी जनभावना है। साल 2019 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। आज दुनिया को भारत के लोग ही ड्राइव कर रहे हैं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, यूट्यूबर हर जगह पर भारतीय लीडिंग पोजीशन पर वर्क करते नजर आ रहे हैं। यह सब बात सुनकर भारत के अंदरूनी दुश्मन साजिश करते थक नहीं रहे और उन्हें हमारे दुश्मन देश फंडिंग कर रहे हैं। चलो तो भारत की तरक्की देख पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड स्कॉलर क्या सोच रखते हैं, देखते हैं वीडियो में। आपको नए भारत को देखकर क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मोदी जी का बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा एक तरह से, लेकिन सर पाकिस्तान में कोई खास पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया गया। उसका रीजन यही है कि उन्होंने एक बार फिर टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान की भी बात की और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट को भी अपने साथ अपनी साजिश में रॉ की साजिश, जैसे हम लोग रा की साजिश कहते हैं, उसमें मिला लिया। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन इस बार एक चीज हमने देखी कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या पोजीशन इमरान खान की, तो सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है नेगेटिव कमेंट्स ही दिए और कहा कि जी वहाँ की जो माइनॉरिटीज पे हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की और टेररिज्म की बात की। आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात ये कि जब आप कहते हैं कि आपकी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो गई है, ये लाजमी है। अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ होगा तो हमारी भी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाएगी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसके मजम्मत करनी चाहिए, या ना मुरम्मत करनी चाहिए, मजम्मत करनी, जो भी करना चाहिए करना चाहिए। बट एज फार एज द स्टेटमेंट है जो आप कह रहे हैं कि रॉ ने एक स्टेटमेंट दिला दिया, बाइडन भी उसकी साजिश में आ गया है, आप समझिए कि रॉ दैट मींस फिर तो ऐसे कुछ भी नहीं उसके सामने। रॉ के सामने अगर हर चीज रा करा रही है, रा नॉट रॉ, जब हर चीज ही रा करा रही है तो रा तो फिर आईएस, हाँ तो वो तो फिर आईएसएस से ऊपर हो गई। बाइडन को भी रा की बात सुननी पड़ती है। कमाल के लोग हैं आपके, मतलब जैसे जोकर पाले हुए ना आप लोगों ने, वैसे जोकर ने बोलना चाहिए, तभी वो बजट भी देते हैं तो गधों के लिए देते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ एलीट योर कंट्री हैज रियली ग्रूम्ड। 75 सालों से ये चूरन बेचते आ रहे हैं ये लोग, सिर्फ इसलिए कि भी हमारे बदनाम किया जा रहा है। भाई आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका प्रधानमंत्री वो खुद बोलता है कि हमारे यहाँ 30 से लेकर 40,000 उग्रवादी हमारे कंट्री में है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं वो आपकी कंट्री में है। तो आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? भी आपका तो वैसे ही नाम बहुत है दुनिया में इस चीज के लिए। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं कि बाइडन को या मोदी जी को बोलना चाहिए था या बोलने की जरूरत भी थी इसके बारे में। इट्स अ नोन फैक्ट, इट्स ओनली अ मैसेजिंग। आरजू जी अपनी समझिए बात को, मोदी जी का जो ट्रिप था एक पर्पस था उसके पीछे कि हमें तंग ना करो, हम तरक्की कर रहे हैं और जो हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत कर रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े प्यार से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने बोल दिया कि भैया ये टेररिज्म जो आपका स्टेट का एक पॉलिसी है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमारे लिए किया तो आप अपने लिए जो मर्जी करते रहो, हमें मतलब नहीं है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं माइनॉरिटीज के लिए इंडिया में कि माइनॉरिटीज के जी हक छीने जाते हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स दिए नहीं जाते। सही कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है। बट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले सिर्फ चूरन बेचते हैं आपके। हाँ, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से फिरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को टुकड़े करने चाहते हैं,
उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है। और मोदी जी ने यूएस के कांग्रेस में खड़े होकर बोला कि टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म जो है उसको साथ हम जैसे डील कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तुमने जो करना कर लो। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ पर एट्रोसिटीज होती हैं, जो ये रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से पागल हैं, जिन्होंने गजवा हिंद करना है, उनके साथ वही हाल होगा जो हम कर रहे हैं, और ये होता रहेगा। इट डजंट मैटर कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये कॉकरोच है हमारे लिए, और हमारे यहाँ पर कॉकरोच जब आता है उसे हम चप्पल से जोर से मार देते हैं पैर के नीचे रख के। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डू। सो ये जो आपके यहाँ पे राग है ना, जो यहाँ पर कि ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है, नो, इट इज अगेंस्ट रेडिकलाइज्ड पागल, और ये काम यहाँ पर बंद नहीं होगा। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीजों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले ही बात कर दिया गया था, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे संविधान में 5 बार शैल वर्ड यूज किया गया है। हमारे आर्टिकल 44 ने पहले ही ये बात कह दी थी। तो कॉमन लॉ, जो कॉमन सिविल कोड जो है, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज। ये मैंने आपको सब अंग्रेजी में समझाया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में, विस्तार में बताऊंगी कि क्यों हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क, जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का, ठीक है। उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील की बात करते हैं, तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत नफरत है। अब मौलाना साजिद रशीदी की बात करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में काफी फेमस मौलाना है, तो इन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत नफरत है, क्योंकि इनके मजार में चादर का जो पैसा आता है, दुकानदाने का जो पैसा आता है, फूल का जो पैसा आता है, डोनेशन का जो पैसा आता है, अगरबत्ती का जो पैसा आता है, इत्र का जो पैसा आता है, चंदा का जो पैसा आता है, फितरा का जो पैसा आता है, ज़कात का जो पैसा आता है, लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड पर चल रहा है, इन सारी चीजें, ये सारी धंधाबाजी इनकी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। देखें, अभी जैसे इंडिया के और यूएस के एस्ट्रोनॉट्स जो से हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं, मतलब ये विजिट करने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे इस टाइम नासा जो है दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, क्या इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ क्या इसरो भी नंबर 1 में या 2 में आने वाली है? ऑफ कोर्स दे आर। देखें, एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है ना, कि जो ईगल्स फ्लाई विद ईगल्स, ठीक है ना। अब हम पिजन है, ठीक है ना, हम वाकई पिजन तो ईगल कहते हैं वैसे। नहीं, हम कैसे ईगल हैं, हम उस साइड पे पहुंचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ।